हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स। फ्रेंड्स, कल हमने एक डेमो क्लास डाली थी। आज हम एक नए लेक्चर के साथ जो यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए ऑनलाइन कोर्स है उसका ये मान के चलिए पहला लेक्चर है। कल जो डेमो था वो सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने जो से पढ़ा। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंग्लैंड एज अ नेशन एंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, हु केम टू इंग्लैंड फर्स्ट, what was their contribution, how they established their empire, how they affected English nation and culture, okay, and how we reached to Joseph. This will be the subject, this will be the, you can say, content which we are going to study today. First of all, we must know friends, जो हमारा that was old English, okay, and then middle English, तो ये जो है हम आज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड नेशन है, आज जो इंग्लैंड है उसमें जो सबसे पहले लोग आए वो कौन थे? देवर सेल्टिक पीपल, देवर Celtic people, and especially three groups of Celts. Three groups of Celts. और वो थ्री कौन कौन थे? जिसमें थ्री जो है वो हमारे थे गेल, वेल्जे, ओके, और इसके बाद जो हमारा थर्ड था दैट इज ब्राइटन्स, ठीक है ना, ये थे। और इन तीनों से ही जो हमारी लैंग्वेज है वो सेल्टिक लैंग्वेज, और जो है सेल्टिक के अलावा गेलिक लैंग्वेज यहां से निकल के three groups, Gales, Belge and Brythons, okay, and Celtic and Gaelic language. उसके बाद फ्रेंड्स जो है हमारा आज भी, वैसे तो ये लैंग्वेज जो है अब नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि लंदन दैट इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, इट इज नेम्ड आफ्टर अ सेल्टिक गोड, इट इज नेम्ड आफ्टर अ सेल्टिक गोड। जो लंदन है, जो कैपिटल है, इट इज नेम्ड आफ्टर सेल्टिक गोड। अब यहां पर जो पहले जो इन्वेडर आए, फर्स्ट टाइम दिस आइलैंड वाज इन्वेडेड बाय रोमन एम्परर जूलियस सीजर। पहले एम्परर कौन आए? जूलियस सीजर। कब आए? 45 BC एंड 54 BC। ये अटैक करते हैं और इस आइलैंड के ऊपर जो है अपना अधिकार कर लेते हैं। दे रिमेन मीन्स रोमन्स रिमेन्ड इन इंग्लैंड फॉर ऑलमोस्ट 350 ईयर्स, ऑलमोस्ट 350 ईयर्स दे रिमेन्ड देयर एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर ओवर देयर, ओके। और अब 350 साल के बाद उनका अपना रोम का जो एम्पायर है वहां पर डिस्टर्बेंस शुरू होती है और उसके चलते इनको वापस जाना पड़ता है। कुछ यहां पर जो अटैक्स हो रहे हैं, उधर उनका अपना एम्पायर जो है वो डेंजर में है, तो दे हैड टू गो बैक टू देयर ओन एम्पायर दैट वाज रोम। बट जब वो यहां से जाते हैं तो दो चीज छोड़कर जाते हैं। वो चीजें कौन कौन सी हैं? द वेरी फर्स्ट इज लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि रोमन्स का लैंग्वेज कौन सा है? दैट इज Latin, and second one is Christianity. Okay. दो चीजें छोड़कर जाते हैं, क्रिश्चियनिटी और दूसरा जो है वो लैटिन लैंग्वेज। अब जो पहला जो जगह है इंग्लैंड में क्रिश्चियनाइज होती है दैट वाज नॉर्थम्बिया। That was the first place to be Christianized by the Romans। और उस टाइम पे जो है जो पोप ग्रेगरी थे वो पूरा एक
जो है मंक्स का ग्रुप भेज दे वहां पर, यू कैन कॉल देम मर्सनरी ऑल्सो। तो इन दिस वे। और जो मोनेस्ट्री है दैट इज जैरो। जैरो जो मोनेस्ट्री है, जैरो इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि यहीं पर जो हमारे पोइट हुए हैं बीट, ही लिव्ड ओवर देयर। ये एक सेंट थे खुद, और ये कहां पर? जैरो मोनेस्ट्री में रहे, ठीक है ना। और इनका जो बहुत फेमस बुक है, उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश चर्च एंड पीपल, एंड इट वॉज रिटन इन लैटिन। बीड का जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो सारा का सारा लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है ना। अब जो बीट है, और बीट जो है वो क्या करते हैं, वो हमें बताते हैं कैडमन के बारे में। कैडमन, और उनके अकॉर्डिंग जो है कैडमन एक जो है हॉर्समैन, ही वाज अ हॉर्समैन, ओके। एंड जो कैडमन है वो पहले ऐसे पोइट हैं, ही रोट फर्स्ट पोयम इन एंग्लो सैक्सन, ठीक है ना। पहले पोइट है जो एंग्लो सैक्सन में पोयम लिखते हैं, एंग्लो सैक्सन। ये क्रेडिट किसको जाता है? ये कैडमन को जाता है। कौन बताते हैं? बीड बताते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है किनवुल्फ। अब जो किनवुल्फ है, किनवुल्फ जो पोएट है, अब इसके बारे में ये ग्रुप ऑफ पोएट्स, यू कैन से कि किनवुल्फ ग्रुप ऑफ पोएट्स, यहां पर 4 पोएम्स इनके क्रेडिट में जाते हैं। और वो कौन सी है? अपोस्टल ऑफ फेट्स ऑफ अपोस्टल्स, फेट ऑफ अपोस्टल्स नंबर 1, क्राइस्ट एंड सैटर्न, जूलियना, और उसके बाद है वो है आपका ड्रीम ऑफ रूट। ये 4 पॉइंट्स किनवुल्फ ग्रुप ऑफ जो पोएट्स हैं, 4 पॉइंट्स वहां पर हैं। फेट ऑफ अपोस्टल्स, क्राइस्ट एंड सैटर्न, जूलियना, ड्रीम ऑफ द रूट। तो यहां से जो क्वेश्चन है, बेसिकली ये जो पार्ट है, स्पेशली इट इज हेल्पफुल फॉर द रिसर्चर्स जो उस एरिया पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन हमने जब यूजीसी नेट देना है तो यहां से 1-2 क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए हमें बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी मस्ट नो द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश नेशन। Along with that, if we keep the examination in view, then also we must know about these facts so that we can attempt the question if we find in UGC NET। तो दोनों ही तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं धीरे धीरे, इसके बाद जो है ये पोएम्स की बात की, तो साथ में अभी प्रोज, जो प्रोज शुरू होता है वो होता है अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड। ये जो है किंग अल्फ्रेड जो है ये फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज माने जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज माने जाते हैं। ये कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं, इनको जो है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। और इनका जो टाइम है वो ये माना जाता है कि करीबन यहां जो है इनको माना जाता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो है किंग अल्फ्रेड रहे हैं।
अब इस टाइम का जो एकमात्र पोएम है जो एक्सटेंट यानी कि थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा अवेलेबल हमारे पास है, वो है बियोल्फ। क्या है? बियोल्फ। अब जो बियोल्फ है इट इज एन एपिक, इंग्लिश एपिक, फर्स्ट इंग्लिश एपिक भी जो है वो बियोल्फ को ही माना जाता है। एंग्लो सैक्सन ये एपिक है। पोएट अनोनिमस है, हमें नहीं पता। अब जो बियोल्फ है उसका थोड़ा सा स्टोरी पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। बियोल्फ 2 पार्ट्स में अवेलेबल है। जो पार्ट 1 है इसका, बियोल्फ कौन है? ये नेफ्यू हैं, ये जो है भतीजे हैं। किसके भतीजे हैं ये? बियोल्फ जो है किंग हैगलेक, किंग जो कहां के हैं? ऑफ गीट्स। गीट्स का मतलब है स्वीडन। ठीक है, ये जो किंग है स्वीडन के, इनके नेफ्यू हैं। कौन है? बियोल्फ हैं। ये विजिट करते हैं, किसको विजिट करते हैं? ये विजिट करते हैं जो है डेनमार्क। होर्थागर जो है किंग है, ये कहां के हैं? डेनमार्क के हैं। डेनमार्क तो याद ही होगा क्योंकि हम जब हैमलेट पढ़ते हैं तो डेनमार्क देखते हैं। अब जब ये यहां पर जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि वो जो किंग है वो बताता है कि वहां पर एक मॉन्स्टर आता है और उसके वॉरियर्स को किल करके चला जाता है। तब जो है वहां पर बियोल्फ उस मॉन्स्टर के साथ लड़ते हैं। अब उस मॉन्स्टर का नाम बहुत बार पेपर में आया है और वो है ग्रेंडल। ये वो मॉन्स्टर है जो किंग होर्थागर जो कि डेनमार्क के हैं वहां पर आता है, उसके वॉरियर्स को किल करके चला जाता है। अब जो है बियोल्फ और ग्रेंडल का फाइट होता है और बहुत जबरदस्त फाइट होने के बाद जो है ग्रेंडल स्लेन बाय बियोल्फ, बियोल्फ इनको जो है वो मार देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही पता चलता है कि ग्रेंडल जो है वो मार दिए गए हैं तो उनकी मदर आती है, ग्रेंडल की मदर आती है टू टेक द रिवेंज ऑफ हर सन एंड नाउ देयर वाज अ फाइट बिटवीन बियोल्फ एंड मदर ऑफ ग्रेंडल एंड इट वाज वेरी वेरी टफ कंपटीशन और वो लड़ते लड़ते सी में चले जाते हैं। बट किसी भी तरीके से आखिर में रिजल्ट यही आता है जो बियोल्फ हैं वो ग्रेंडल की मदर को भी कत्ल कर देते हैं, उनको भी मार देते हैं। अब यहां पर जो किंग ओर्थागर है उनके जो कर्टियर्स हैं, उनके जो वॉरियर्स हैं वो बियोल्फ की बड़ी तारीफ करते हैं और बियोल्फ वापस जो है अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद 50 इयर्स लेटर सेकंड जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट की बात करेंगे 50 इयर्स लेटर। अब क्या होता है कि एक जो मॉन्स्टर है वो क्या कर रहा है? ट्रेजर। ओके, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, किसी तरीके से कोई उसको डिस्टर्ब कर देता है और जैसे ही ये डिस्टर्ब होता है तो ये क्या करता है? He starts slaughtering the people of बियोल्फ, वहां पर उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। अब जो है बियोल्फ और इस मॉन्स्टर की फाइट होती है। आखिर में जो है बियोल्फ इनको मार तो देते हैं, कत्ल तो कर देते हैं, लेकिन उसमें he himself was fatally wounded, खुद बड़े बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम ही डाइड, जो है बियोल्फ भी चले जाते हैं। और जो पोएम है इट एंड्स विद द फनरल ऑफ बियोल्फ, उनके फनरल के साथ ही पोएम जो है वो फिनिश होती है। तो ये था बियोल्फ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, फर्स्ट एपिक रिटन इन एंग्लो सैक्सन, इंग्लिश का फर्स्ट एपिक भी इसको माना जाता है। इसके अलावा एक और पोएम है, ये वाला पोएम है और इस पोएम का जो है तकरीबन बहुत छोटा सा पोएम है, 42 लाइंस का पोएम है।
इसका भी जो पोएट है, जो ऑथरशिप है, अनोनिमस है। इस पीरियड के ड्यूरिंग जो लिटरेचर लिखा गया, जो अवेलेबल है, उसकी ऑथरशिप सर्टेन नहीं, उसके ऑथर्स का, पोएट्स का हमें पता नहीं। तो जो एंग्लो सैक्सन जो इन्वेडर्स थे, दे केम टू इंग्लैंड इन 5th सेंचुरी। और ये जो एंग्लो सैक्सन थे, यही हैं वो जिन्होंने जो आज इंग्लैंड है, द कल्चर, द नेशन, द लैंग्वेज, एवरीथिंग गिवन बाय एंग्लो सैक्सन। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस टाइम पे, और जो है कंट्री का जो नाम है, एवरीथिंग गिवन बाय एंग्लो सैक्सन। अब इस टाइम पे जो जर्मेनिया था, वो क्या करता है, वो रोमन एम्पायर को डिस्टर्ब कर देता है, वहां पर अटैक शुरू हो जाते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया था, इन अटैक्स के चलते ही रोमन्स को अपने हाथ पीछे खींचने पड़ते हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक जर्मेनिया यानी कि जर्मेनिक पीपल, और दूसरा है रोमन्स। जो रोमन्स हैं, दे आर क्रिश्चियंस, और जो ये हैं जर्मेनिक पीपल हैं, दे आर बारबेरियंस। ठीक है ना। तो ये वाला रहा है उनका, और इन दोनों के बीच टकराहट रहती है। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जो है कन्वर्जन स्टार्ट होता है। कन्वर्जन मतलब इन बारबेरियंस को क्रिश्चियन बनाने का जो पोप ग्रेगरी है, वो एक जो पूरा बैंड ऑफ मंक्स भेजते हैं, जिसमें बीड की मैंने बात की थी, और क्रिश्चियनिटी जो है वो यहाँ पर इंग्लैंड में, और जो पहला जो प्लेस था वो नॉर्थम्बिया था, वो हमने बात की। अब इस बार नेट में क्वेश्चन आया था, यदि आपको ध्यान हो, लैंग्वेज डायलेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम कौन कौन से डायलेक्ट थे। वो थे ये वाला डायलेक्ट था, ठीक है ना, और इसके अलावा जो था ये वाला डायलेक्ट था, ये वाला डायलेक्ट था, और कैनेडिस, ये वाले जो है डायलेक्ट वहां पर थे उस टाइम। ये अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें जो ऑप्शन आयरिश था, एक ध्यान होगा आपको, वो नहीं था, बाकी सारे थे ये। तो ये क्वेश्चन इस बार आया था, तो हमें पता होना चाहिए डायलेक्ट्स का कि मेजर डायलेक्ट उस टाइम पर कौन कौन से। अभी इस टाइम के ड्यूरिंग जो है कुछ और पोएम्स जो लिखी गई, जिसमें जो इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ हम उनकी ही बात करेंगे, और उनमें जो है हमारा कुछ एलिजीज हैं, जिसमें वॉन्डरर, सी फेरर, ये। अब जो वॉन्डरर है और सी फेरर है, अब जो हमारा सी फेरर है, इट इज अ टेल ऑफ अ सेलर, एक इसका है अ टेल ऑफ अ सेलर। और इसके अलावा जो वॉन्डरर है वो सोलिटरी मैन जिसके लॉर्ड की डेथ हो जाती है, एलिजी ये है। अब एलिजियक, इसके अलावा एक और है, दैट इज इक्स्टर बुक। एलिजियक नोट है, एलिजियक मोनोलॉग यू कुड कॉल इट। और जो कुछ और पोएम्स थी, पैगन पोएम है जो बहुत फेमस रही है, विट्स, दैट इज अ पैगन पोएम। अब ये पैगनिज्म क्या है, जो बारबेरियन थे उनको जो पैगन बोला गया है, जो क्रिश्चियन है वो जो है जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, एक को ही मानते हो, पैगनिज्म में प्लूरलिटी है। तो ये पैगन पोएम था, विट्सत जो था। अब विट्सत के अलावा जो है वोल्डर, ये वाला पोएम भी जो है उसी टाइम का है, उसी टाइम लिखा गया है। फिन है, तो ये वाली पोएम्स भी इंपॉर्टेंट है
कई बार क्वेश्चन इनसे भी आ जाता है। इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो हमारा नॉर्मन कंक्वेस्ट जो फैक्ट है, नॉर्मन कंक्वेस्ट टुक प्लेस इन 1066। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। तो हमारा जो एंग्लो जो सेक्शन था, एंग्लो नॉर्मन, उसके बाद एंग्लो सेक्शन जो है, अभी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन 106, एंग्लो सेक्शन देन एंग्लो नॉर्मन। अब तक जो रोमन्स थे, अब रोमन्स की जगह जो नए आए हैं वो कौन आए हैं, जो न्यू है हमारे, वो लोग आए हैं हमारे फ्रेंच, एंड दे इम्पोज्ड फ्रेंच ओवर देयर। ये जो है इंग्लैंड का कल्चर वल्चर सब डिसाइड करते हैं, और जो फ्रेंच है वो इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड का जो अपर स्ट्रेटा है उसका लैंग्वेज बन जाता है। अब इनके आने से पहले जो है अलिटरेटिव लिटरेचर लिखा गया, स्टाइलिस्टिक्स की बात करें तो अलिटरेटिव था, और अब क्योंकि फ्रेंच आए हैं तो फ्रेंच में जो है वो राइम, अब राइम आती है उनके साथ, तो जो अलिटरेटिव वे था वो उसकी जगह कौन ले लेता है, राइम जो है आपका पोइट्री वो ले लेता है। अब इसके बाद जैसे वो गए थे, रोमन्स गए, लैटिन और क्रिश्चियनिटी छोड़ के गए हैं, अब जो फ्रेंच आते हैं वो अपने साथ क्या लेके आते हैं, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर जो फ्रेंच हैं, देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं, 1731 तक यानी कि 18th सेंचुरी तक फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज रहता है। फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज कब तक रहता है, 1731 तक रहता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इस टाइम पे क्या क्या चीजें जो है आती हैं फेमस, उसमें आपका बैलेड है, लिरिक है, रोमांस है, फैबल्यू है, लाई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लाई। ये क्या, नंबर वन, इट्स अ शॉर्ट पोएम, शॉर्ट नरेटिव यू कैन सी, ठीक है, रिटन फॉर एंटरटेनमेंट, और इसका ओरिजिन जो है वो क्या है, फोकलोर है। इसको क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। और जो लाई के जो ऑथर हैं, जो फेमस ऑथर हैं लाई का, वो कौन है, लाई जो है एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली लिखा गया है, और उसका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मैरी डी फ्रांस। मैरी डी फ्रांस वो लाई लिखती है, और अपनी लाई जो है वो किसको डेडिकेट करती हैं, डेडिकेटेड टू हेनरी सेकंड, किंग हेनरी सेकंड। तो ये लाई है, मैरी डी फ्रांस का नाम याद रखना है, डेडिकेट किसको करते हैं, हेनरी सेकंड को करते हैं। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स, एक और जो है ओर्मुलम, करीबन 1200 के आसपास। जो भी बात हम अभी कर रहे हैं, चाहे वो लाई की बात करें, चाहे वो फैबल्यू की बात करें, ये फ्रेंच में यानी कि फ्रांस और लैटिन में लिखे गए पहले, बेसिकली 12th-13th सेंचुरी में वहां पर रहे, लेकिन इंग्लैंड में आने में इनको टाइम लगा, करीबन ये मान के चलिए इन द एंड ऑफ 14th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ 15th सेंचुरी वो वहां पर रहे। ये चीज हमने ध्यान रखनी। ये ओर्मुलम जो है रिटन बाय ओरम और ओर्मिल, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल। इसके बाद जो उस टाइम का जो बड़ा पोएम रहा, द आउल एंड नाइटिंगेल, द आउल एंड नाइटिंगेल, ये सारे के सारे, अब इसका भी हमें नहीं मालूम है कि पोइट कौन रहा। यहां पर जो दो बर्ड्स हैं, और आउल एंड नाइटिंगेल, दे रिप्रेजेंट टू स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, टू स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। अलोंग विद दैट they represent two ways of poetry also. One is didactic and second one is amorous. Two ways of society as well as two ways of poetry.
आउल एंड नाइटिंगेल आपने याद रखना है। अब आउल एंड नाइटिंगेल इट्स अ कलेक्शन, ये क्या है, ये कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन में जो है क्या रहता है हमारा, और भी जो है पोएम्स रहती हैं। इसके अलावा उस टाइम रिलीजियस पोएम्स लिखी गई, 4 इंपॉर्टेंट रिलीजियस पोएम्स को जो है हम मेंशन करते हैं, और उसमें है आपका पार्ल पोएम्स बोला जाता है। पार्ल है, पेशेंस है, पार्ल है, पेशेंस है, और इसके अलावा आपका प्यूरिटी है, ठीक है। पार्ल है, पेशेंस है, प्यूरिटी है, ये सारी की सारी जो है रिलीजियस पोएम्स लिखी गई। 3 है बेसिकली, सॉरी। तो ये पोएम्स लिखी गई, ये इंपॉर्टेंट है। इनके भी जो पोएट है वो अननोन, तो ये भी हमने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सर गावेन एंड ग्रीन, इसका भी पोएट एनोनिमस है। ये भी बहुत फेमस जो है रहा है उस टाइम का, जो आज अवेलेबल है, जिसके बारे में बात हो सकती है। इन सब चीजों को हमने याद रखना है। अब उस टाइम पे जो है हमने बात की थी 1871 1899 के बीच जो अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड हुए हैं, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज हैं। तो यहाँ पर आते आते हम अब कहां पर, हम 11th-12th सेंचुरी में हैं। अब जब 12th सेंचुरी के आते आते प्रोज थोड़ा सा डेवलप करता है, और जो वहां पर है वो कौन है, रिचर्ड रोल। कौन है, रिचर्ड रोल, ये प्रोज राइटर है। अब रिचर्ड रोल के साथ जो बड़ा नाम है वो है जॉन विक्लिफ, जो हमने ध्यान रखना है। अब जॉन विक्लिफ जो है, उनका तरीका या उनका आप ये लगा लीजिए कि वे टोटली डिफरेंट दैट ऑफ फ्रॉम रिचर्ड रोल। अब जॉन विक्लिफ क्यों फेमस है, नंबर 1, ये बाइबल को ट्रांसलेट करते हैं, जो है ट्रांसलेटर हैं। किसके ट्रांसलेटर हैं, बाइबल के ट्रांसलेटर हैं। बेसिकली जो शुरू में बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट, वो हिब्रू में लिखा गया है, और उसके बाद जो न्यू टेस्टामेंट आता है, और उसके बाद इंग्लिश वर्जन आने स्टार्ट होते हैं। वो किंग जेम्स का वर्जन भी बाद में आएगा 1611 में। तो पहली बार जो है जॉन विक्लिफ जो है वो बाइबल को करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेट करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा जो एक और अब इसके बाद हम बात करते हैं मोर्टी डी आर्थर। ये बिल्कुल बाद की बात है, लेकिन मैं बता देता हूं अभी। मोर्टी डी आर्थर, published in 1485. It's a romance written by Thomas Malory. इसमें जो है वो राउंड टेबल की बात होती है। गुनिवर की बात करते हैं, आर्थर, लैंकलॉट, मार्लिन एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। अब जब इनका मैरिज होता है तो गुनिवर के जो फादर हैं एक टेबल देते हैं आर्थर को। वो टेबल इतना बड़ा है कि उसपे एक साथ 150 जो है नाइट्स बैठ सकते हैं। और इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट है होली ग्रेल का कॉन्सेप्ट है, सर्च ऑफ होली ग्रेल। ये सारी की सारी चीजें, ये कैरेक्टर्स के नाम, ये कॉन्सेप्ट होली ग्रेल, 150 नाइट्स, राउंड टेबल, सर्च फॉर होली ग्रेल, ये कैरेक्टर्स, लैंकलॉट जो बाद में है, उनका भी लव स्टोरी इसके अंदर आता है। तो सारा का सारा जो थीम है ये मोर्टी डी आर्थर का, और ये हमने ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो फ्रेंच आते हैं वो 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज फैबुलेट्स, बैलेट, रोमांस, लिरिक, ये चीजें। अब सबसे पहले जो है इसमें हम बात करेंगे, वो बात करेंगे फैब्ल्यू की। फैब्ल्यू क्या है, अ शॉर्ट नरेटिव पोयम, रियलिस्टिक, ह्यूमरस। रियलिस्टिक है, ह्यूमरस है, इट इज एसोसिएटेड विद मिडल एजेस।
लेकिन इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है, जो ये है ये तो है मिडिल क्लास के लिए, और जो ये है अपर स्ट्रेटा के लिए, ठीक है ना। रोमांसिस फॉर अपर स्ट्रेटा एंड फैमिली फॉर द मिडिल क्लास, ये भी चीज ध्यान रखनी है हमें। अब जब फैमिली की बात करते हैं हम, तो 12th और 13th सेंचुरी में लैटिन और फ्रेंच में खूब लिखे गए, लेकिन 1400 से पहले कोई फैब्ल्यू इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, रेयरली, इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अब एकमात्र जो फैब्ल्यू अवेलेबल है दैट इज डेम सिरिथ। क्या है? डेम सिरिथ। अब इसका स्टोरी क्या है कि एक प्लॉट बनाया जाता है, उसमें जो क्लार्क होते हैं, क्लार्क है, उसकी वाइफ को कन्विंस किया जाता है, ठीक है ना, सी रेडी गोट रेडी टू हैव और टू लेट द क्लार्क लव इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड। ये उसका जो है थीम रहता है डेम सिरिथ का, कि उनकी एब्सेंस में वो उनके साथ जो है हैविंग लव एनकाउंटर विद द वाइफ ऑफ दैट पर्सन। तो ये जो है हमारा इसका डेम सिरिथ का कॉन्सेप्ट रहता है। अब इसके बाद जो है चौसर की हमने कल बात की थी, चौसर में हमें कुछ फैब्ल्यू मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो फैब्ल्यू है मर्चेंट टेल, मिलर टेल, रीग टेल, ऑल आर फैब्ल्यूज। ये सारे के सारे क्या है? फैब्ल्यू। इसके बाद फैब्ल्यू के बाद जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फेबल। क्या है? दैट इज फेबल, FABLE। अब इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक और इंडियन लिटरेचर से है। We are very much familiar with our own culture and we found a book written by Vishnugupta, Kautilya, whatever you can call him, that is पंचतंत्र। और जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उसमें ये जोनर है फेबल। फेबल का मतलब होता है कि जहां पर एनिमल्स ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं, कैरेक्टर एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं और लास्ट में कोई एक मोरल छोड़ के जाते हैं, तो ऐसी टेल्स को बोलते हैं फेबल। तो इसका जो ओरिजिन रहता है ग्रीक और इंडियन लिटरेचर से है, ठीक है ना। अब ये जो ग्रीक और इंडियन लिटरेचर से है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसमें द आउल एंड द फोल्कन, द आउल एंड द फोल्कन, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द फोक्स एंड द कैट एंड द कैट, इसके अलावा आपका है, और इसमें जो फेमस रहता है वो रोमन डिनर, इसको हटा देता हूं, रेनार्ड द फोक्स, यानी कि जो सेंटर में रहता है वो रेनार्ड द फोक्स है, रोमन डे रेनार्ड। और जब भी हम फेबल पढ़ते हैं तो दिखाया जाता है कि जो फोक्स है इट्स अ क्लेवर एनिमल। जो क्लेवर है वो वर्ड एनिमल जो फोक्स है उसके साथ लगा होता है, लेकिन जो है जूलॉजी के अकॉर्डिंग इससे कहीं ज्यादा क्लेवर जैकल्स होते हैं, गिदड़ होते हैं। लेकिन जो लिटरेचर है वो फोक्स को ही जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है इस तरीके से, ये चीजें हैं। अब इसके अलावा और भी हैं, वो कौन कौन से हैं? द फोक्स एंड द वुल्फ, द फोक्स एंड द गीज, ये मैं एलईडी छोड़ देता हूं, इसके भी यहां तक ये सेम है। तो ये कुछ और फेबल्स हैं जो अवेलेबल हैं, लिखे गए हैं। और इसके अलावा जो चौसर में जो फेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द नन्स, प्रीस्ट्स टेल, इट्स अ फेबल। चौसर में, इससे पहले चौसर में फैब्ल्यू मिला, अब चौसर में हमको फेबल भी मिल रहा, क्योंकि चौसर जो है वो फ्रेंच लिटरेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ है, ठीक है ना। गैलियन को उन्होंने पढ़ा था। इटालियन की बात करें तो पेट्रार्क थे, वहां पर जो है और बोकासियो थे, उन सबसे अच्छे तरीके से वो फैमिलियर थे। तो ये सारी चीजें आपने वहां पर देखी, ठीक है ना।
अब इसके बाद लिरिक की बात करें, लिरिक्स बेसिकली अगेन वही बात है, 14 यानी कि लगभग एंड ऑफ द 14th सेंचुरी और द बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी, बिफोर दैट रेयरली यू कैन फाइंड एनी लिरिक रिटन इन इंग्लिश लिटरेचर, बट अबंडेंस ऑफ लिरिक्स अवेलेबल इन लैटिन एंड फ्रेंच। तो सेम केस अभी भी यही है, और हमारे पास जो है वो कोई खास है नहीं लिरिक्स अवेलेबल, और एक जो लिरिसिस्ट हुए हैं वो नाम जरूर है कैनट, ये लिरिसिस्ट हुए, ठीक है ना, ये हुए। अब यहां पर एक जो पॉलिटिकल हमारे पास है दैट इज लिरिक है सॉन्ग ऑफ ल्यूज, ये अवेलेबल है, तो इसका नाम हमने ध्यान रखना है। यहां से काफी सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन कुछ चीजें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है उनको भी साथ में हमने देखना है। इसके बाद आता है एलेगोरिकल रोमांस, जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे टॉमस क्या बोलते हैं, टॉमस मेलरी का मोटिव आकर हमने देख लिया। तो अभी आता है रोमांस। अब ये जो है बेसिकली फ्रेंच का है, तो फ्रेंच में रहता है आपका एडवेंचर। यहां पर जो है उसमें से जो कर्टली एडवेंचर है वो चला जाता है, और जो फिजिकल एडवेंचर है वो एंटर करता है, जब इंग्लिश में इसको अडॉप्ट किया जाता है, लिखा जाता है। अब एलेगोरिकल होता क्या है, इट्स अ मेटाफर, ये मेटाफोरिकल टर्म होती है जिसमें एक साथ टू पर्पज होते हैं, एक तो जो लिटरल मीनिंग होता है और दूसरा सिंबॉलिकल मीनिंग होता है। और एलेगोरी जैसे फेरी क्वीन है या आगे चल के ड्राइडन ने लिखा है, वो सारी चीजें हम अच्छे से जानते हैं। अब इसमें यदि हम बात करें तो जो रोमांस का रहा रोमन डी ला रोज, रोमन डी ला रोज, और यहां से रोज ट्रेडिशन भी बना, ठीक है। और क्या ट्रेडिशन बना कि कोई पोएट जो है सोता है, मे मॉर्निंग होती है, ड्रीम होता है, ड्रीम कन्वेंशन जैसे कल हमने बात की थी चौसर के ड्यूरिंग जब डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे जो है ड्रीम कन्वेंशन की बात हुई थी, रोज ट्रेडिशन की बात हुई थी। तो ये सारी चीजें जो है हमने वहां पर डिस्कस की थी। अब जो इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम का, रोमन डी ला रोज, ये किसका है, वॉल्यूम का है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, बिकॉज इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय चौसर। इसको ट्रांसलेट कौन करता है, इसको ट्रांसलेट करता है चौसर। तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1200 लाइंस का ये है, 12 लाइन स्टैंजा को ऑप्ट किया गया है इसमें। और इसका जो है कि स्टोरी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पोइट जो है अपने सपने में क्या देखता है, 2 years ओल्ड जो गर्ल है उसकी डेथ के ऊपर ये है, तो वो देखता है कि रिवर है, इसके इस साइड पोइट है, एंड ऑन द अदर बैंक अ गर्ल वाज देयर, ब्यूटीफुल गर्ल, कॉस्ट्यूम इन पर्ल ड्रेस, ओके। अब वो जो है इससे जो ब्यूटी है काफी अट्रैक्ट होते हैं, शी इज इनोसेंट गर्ल, और वो क्या करते हैं उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और उसकी तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, he had to cross this river but this girl denied कि no you can't, and reason is that if this river can be crossed only after death, ठीक है, a living human being cannot cross this river, तो that's why। और उसके बाद जो है सेकंड अटेम्प्ट भी ये लेता है जब वहां पर गॉड आता है, स्पेशली जो है गॉड का नाम है अपना पूरा, उसके साथ लाओ लश्कर के साथ, और उसके बाद जो है सडनली इसकी आंखें खुल जाती हैं, जैसा कि होता है ड्रीम कन्वेंशन में, अब्रप्टली पोएम जो है एंड कर जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको ध्यान रखना। इसके बाद जो सेकंड जो लिरिक की बात होगी, फैब्लो की बात होगी, रोमांस की बात होगी, लाई की बात हो गई, अभी बचा बैलेट। बैलेट जो है ये ओरल कल्चर रहा है, ये भी जो है एक सॉन्ग है, सॉन्ग टाइप है, फोकलोर से लिया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। ओरली ट्रांसमिटेड फोक सॉन्ग इट इज
ठीक है ना, विद थीम्स कॉमन टू यू कैन से इंटरनेशनल मिथ्स। जो बैलेड्स है इंटरनेशनल मिथ्स बिल्कुल कॉमन रहता है, पूरा का पूरा किसी भी कंट्री वगैरह किसी भी कल्चर की बात करें वो सारी चीजें इसके अंदर रहती है। अब बैलेड्स की बात करें तो बैलेड जितना पुराना रोमांस लिरिक फैब्यू का हमारा ट्रेडिशन है उतना बैलेड का नहीं है। इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं तो बैलेड जो है बेसिकली उसके बाद में लिखी गई और सिर्फ 14 बैलेड्स अवेलेबल है। मिडल इंग्लिश का सिर्फ 14 बैलेड्स अवेलेबल है जो 1600 से पहले ही लिखी हुई है। और इसमें जो सबसे फेमस है वो है रॉबिन हुड बैलेड। अब रॉबिन हुड का नाम तो सबको ही पता है। रॉबिन हुड के बारे में ये बोला जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि उनका जो बर्थ है वो जो अपर स्ट्रेटा में होता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत ही सिंपल फैमिली से थे और वो क्या करते हैं कि वो जो वेरी गुड आर्चर, बहुत जबरदस्त तीरंदाज थे, जो है लूटते हैं, धनी लोगों से पैसा लूट के गरीब लोगों को दे देते हैं। इस तरीके का उनका जो है कैरेक्टर रॉबिन हुड बैलेड्स जो है बहुत ही फेमस रही हैं। कुछ फेमस जो है बैलेड्स हैं मैं मेंशन कर देता हूं, शायद एग्जाम में मिल जाए। द टवा सिस्टर्स, वाइफ ऑफ असर, और उसके बाद का जो कुछ और बैलेड्स हैं जिसमें लॉर्ड रैंडल, लॉर्ड रैंडल की मैं बात करूं, टैम्पटिन, और इसके अलावा एक दो और हो सकता है इंपॉर्टेंट जो है जिसमें आपका लैम्किन, ये कुछ इंपॉर्टेंट बैलेड्स हैं तो ये भी हमने ध्यान रखनी है। तो अब हम कहां तक पहुंचे, अब हम ओल्ड इंग्लिश से लेकर मिडल इंग्लिश तक होते हुए चौसर तक आ गए हैं और चौसर हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये मान के चलिए कि हम चौसर तक कवर कर चुके हैं। अब इसके आगे जहां पर स्पेंसर है, जहां पर ओरिजिन ऑफ ड्रामा है, यूनिवर्सिटी विट है और शेक्सपियर।